नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की इस क्लास में। आज हम लोग डाइस के दूसरे हिस्से को पढ़ने चल रहे हैं। कल हम लोगों ने डाइस में देखा था वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन डाइस के नेचर क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, कैसे उनके विपरीत निकालते हैं, मिनिमम कंडीशन में डाइस को कैसे सेटिस्फाई कराते हैं, और जब मर्ज फिगर्स आते हैं तो डाइस की आकृतियां कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे हम उनको हल करते हैं। कल हमने सारी कंडीशंस को देखा था और आपने वो क्लास कर ली होगी। आज हम दूसरी तरफ चलते हैं। वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन के बाद जो अगला हिस्सा होता है सबसे महत्वपूर्ण, उसको हम लोग कहते हैं नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन का मतलब आप समझ गए होंगे नाम से ही कि कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं। इस वाले नेचर के साथ एक खास बात है। कल हम लोगों ने जिस पासे को पढ़ा था वो बेसिकली कैलकुलेटिव पोर्शन था। आपने उसकी कैलकुलेशन की, उसमें कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्ट को लगाया और आपने देख लिया। नो सरफेस कॉमन बेसिकली जो डाइस होता है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये थ्योरी है। डाइस का एकमात्र ऐसा हिस्सा जो आने वाले सभी डाइसेस के लिए बेस है, लॉजिकल डाइस का बेस है, लेकिन हम इसको थ्योरी के आधार पर अलग करते हैं क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो नो सरफेस कॉमन को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी दो विशेषताएं समझ लीजिए। नो सरफेस कॉमन डाइस पर हम सब कुछ नहीं लिख सकते, प्रत्येक कंटेंट को नहीं लिख सकते। जैसे आप वहां पर रंगों के नाम लिख ले रहे थे, दिनों के नाम लिख दे रहे थे, डिजिट से लिख दे रहे थे, अल्फाबेट से लिख दे रहे थे, सब कुछ लिख दे रहे थे। नहीं, नो सरफेस कॉमन डाइस पर केवल हम 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहां पे कुछ भी नहीं लिख सकते। 1 से लेकर 6 तक के जो अंक हैं, यही अंक इसकी पहचान का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि यहां पर केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता। इन्हीं अंकों के आधार पर हम इस पासे को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भागों में? एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में हम इसको कहते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस हम क्या कहेंगे इसको हिंदी में? मानक पासा। और दूसरे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं बेटा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ध्यान से समझिएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? साधारण पासा। साधारण पासा। यहां पर प्रश्न एक आकृति के साथ भी पूछा जा सकता है और दो आकृतियों के साथ भी पूछा जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा समझिए, आगे काम भी देगी। जैसे जब हमें किसी से कंपेयर करना हो, किसी के साथ समानता असमानता को देखना हो, इक्वलिटी इनइक्वलिटी को देखनी हो, तो हमें हमेशा दो का होना जरूरी है। जैसे अगर हम किसी से अपनी लंबाई की तुलना कर रहे हैं तो दो लोग होंगे तभी तुलना होगी। जैसे हमने कल कॉमन देखा, तो कॉमन देखने के लिए कम से कम दो आकृतियों का होना जरूरी है, तभी हम कॉमन देख पाएंगे। अगर एक ही आकृति होगी तो कॉमन होगा ही नहीं। दो आकृतियों को कंपेयर करेंगे तो या तो कॉमन होगा या तो अनकॉमन होगा। तो कॉमन देखने के लिए कम से कम दो आकृतियों की जरूरत होती है। तो वन सरफेस कॉमन डाइस और टू सरफेस कॉमन डाइस में मिनिमम कंडीशन ये होती है कि कम से कम दो आकृतियों की जरूरत होती है। नो सरफेस कॉमन डाइस में ऐसा जरूरी नहीं है कि दो आकृतियों की जरूरत हो। यह सवाल एक ही पासे की आकृति से लग जाता है, या दो आकृतियां हो भी सकती है लेकिन एक ही आकृति से हल हो जाता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमने पासे की एक आकृति पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा। तो जो अंक हमने लिखे हैं वो हमने बेसिकली लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। आप कल समझ चुके हैं, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब हमने दो तरीके के पासे लिए। यहां पर हमने पासे की दो आकृतियों को भी लिया और यहां पर हमने पासे की एक ही आकृति को लिया। मतलब एक सवाल को दो तरीके से पूछा गया। पहले हम दो आकृतियों के साथ देखते हैं कि इस सवाल को कैसे रिएक्ट करना है। जैसे देखिए, यहां पर मैंने लिखा 1 4 5, यहां पर मैंने लिखा 2 3 6। अब आप दोनों ही पासों में एक चीज देख रहे हैं कि इन दोनों ही पासों में कोई भी सतह कॉमन नहीं है ना। जैसे कल जब आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने देखा था या तो यहां पर एक सतह कॉमन हो जाती थी तो आपने कहा वन सरफेस कॉमन, जब दो सतह कॉमन हो जाती थी तो आपने कहा टू सरफेस कॉमन। लेकिन 1 से लेकर 6 तक के ही अंक लिखे हुए हैं लेकिन कोई सतह कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? नो सरफेस कॉमन। तो इस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं? नो सरफेस कॉमन। अब नो सरफेस कॉमन में कोई पासा कैसे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड होता है, यह भी समझने की बात है। देखो, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा
जो तीनों ही सतह एक आकृति में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इनको हम कहते हैं पड़ोसी सतह। क्या कहते हैं? पड़ोसी सतह। तो दोनों आकृतियों में जो पड़ोसी सतह होती है, तो इसका एक ही वो होता है, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी आपस में सात नहीं हो सकता। फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, किन्हीं भी दो, तीन की बात नहीं कर रहा हूं, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में सात नहीं हो सकता। ये सबसे पहली पहचान है। जैसे 5 और 4 9, 4 और 1 5, 5 और 1 6। यहां पे देख लीजिए, जो नेचर इसमें होगा वो इसमें होगा। 3 और 2 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9। मतलब दोनों ही आकृतियों में अगर हम अलग अलग देखें, एक आकृति की दो पड़ोसी सतहों का योग एक जैसा नहीं हो सकता। ये अलग आकृति है, एक अलग आकृति है। तो हम क्या लिखेंगे? पहली पहचान, एक आकृति में समझ लीजिए, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं हो सकता। बहुत छोटी सी बात है, सात नहीं हो सकता। पड़ोसी सतहों को हम एडजेसेंट सरफेस भी कहते हैं, एडजेसेंट सरफेस। ठीक है, तो किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं हो सकता। सात से कम भी हो सकता है और सात से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी पहचान भी इससे जुड़ी हुई है। क्या? दो विपरीत सतहों का योग हमेशा सात होता है। क्या है? विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है? सात होता है। तो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा? सात होगा। समझ तो आप रही है। ठीक है, देखो अब जैसे हमने कहा, अगर स्टैंडर्ड डाइस है और पड़ोसी सतहों का योग, जैसे पहले तो नो सरफेस कॉमन है, अब नो सरफेस कॉमन में भी अगर स्टैंडर्ड हो गया, तो इसका मतलब है पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं होगा, तो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा? सात। तो 4 का विपरीत, तो अब कुछ नहीं करना है। 4 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 3। 1 का विपरीत, तो 1 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 6। और 5 का विपरीत, तो 5 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 2। चाहे इससे निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें हम कहें 3 का विपरीत, तो आप कहेंगे 4, 6 का विपरीत, तो आप कहेंगे 1, और 2 का विपरीत, तो आप कहेंगे 5। सिंपल सी बात है। दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी सात नहीं होगा, लेकिन दो विपरीत सतहों का योग हमेशा सात होगा। अगर नो सरफेस कॉमन डाइस है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा? कि पासे की ये आकृति है, तो नो सरफेस कॉमन तो है, लेकिन नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो अगर पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं है, तो ये क्या होगी? 100% स्टैंडर्ड डाइस होगा। यहां पर अंकों के अलावा कुछ लिखा नहीं जा सकता। अब मान लीजिए ये सवाल हमने एक ही आकृति के साथ पूछ लिया, तो मैंने यहां पे लिखा 4, फिर मैंने यहां पे लिखा 5, और फिर मैंने यहां पे लिखा 6। क्लियर? अब एक ही आकृति है, तो 100% है। अगर एक आकृति है तो वो नो सरफेस कॉमन ही है, और एक आकृति में गिनती लिखी है, काउंटिंग लिखी है। अब नो सरफेस कॉमन में आप ये देख लीजिए स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो 6 और 4 10, 5 और 4 9, 6 और 5 11। क्या कहीं से 7 है? नहीं है। 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देख लिया स्टैंडर्ड है, तो तुरंत आप कहिए कि इसका विपरीत क्या होगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा? 1, 5 का विपरीत क्या होगा? 2, और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। तो सिंपल सी बात है, नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड डाइस अगर है, तो उनकी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। 7 से कम होगा या तो 7 से ज्यादा, लेकिन दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। अब हम ये देखते हैं कि कैसे कोई डाइस नॉन स्टैंडर्ड होता है। जैसे उसी थ्योरी को इस तरफ लेते हैं। मान लीजिए हमने पासे की दो आकृतियों को बनाया। पासे की दो आकृतियों को बना के हमने यहां पर एक और पासे की आकृति बनाई। ठीक है, एक और आकृति जब हमने यहां पे पासे की बनाई यहां पर, तो आप देखिए कि यहां पर हमने 1 से लेकर 6 तक लिखा, 3 4 5 6। अब यहां पर मैंने लिखा 4 3 2, यहां पे मैंने लिखा 6 1 5। अब जब आपने देखा तो नेचर तो इसका भी वही है कि इन दोनों में कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो आपने कहा सर है तो ये नो सरफेस कॉमन, लेकिन नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ये हमारे देखने वाली बात होगी। तो हमें गौर से देखना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो गौर से देखिए बेटा, 4 और 3 7, दो पड़ोसी सतहों का योग यहां पे कितना हो गया? आपस में 7 हो गया। तो जो नेचर इसमें होगा वो इसमें होगा। 6 और 1 कितना हो गया? 7।
जैसे ही किसी पासे की दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो वो डाइस कैसा हो जाता है, नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इसकी पहचान इससे जस्ट उलट है। यहां पे क्या होगा, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है बताओ, 7 होता है। क्लियर? किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात यहां पे समझ लीजिए। अब विपरीत सतहों की बात करें तो विपरीत सतह कैसे निकालेंगे, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में वह सतह विपरीत होती है, वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे इस आकृति में 1 से लेकर 6 तक की गिनती होनी चाहिए। यहां पर कोई अकेला विपरीत नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कोई अकेली सतह विपरीत नहीं हो सकती। कोई ऐसा नियम नहीं आपके पास जिसको आप तय कर लें कि कोई अकेली सतह विपरीत होगी, नहीं, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होंगी जो उस आकृति में आपको दिखाई नहीं दे रही है। जैसे 1 से लेकर 6 तक की गिनती में इस आकृति में हमें जो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, अगर मैं कहूं 3 का विपरीत तो आप कहेंगे या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। 4 का विपरीत या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। 2 का विपरीत या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। सेम चीज अगर हम कहें 1 का विपरीत तो आप कौन से 3 अंक यहां नहीं दिखा रहे हैं, तो या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। 5 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। 6 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, है ना। वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। सपोज करिए अगर यही सवाल एक आकृति के साथ पूछ लिया जाए, जैसे यहां पे मैंने लिखा, अलग लिख दिया, यहां पे मैंने लिखा 2 5 6, तो आपने देखा कि एक ही आकृति है और एक आकृति में लिखा क्या है, बेसिकली काउंटिंग लिखी है। तो आपने पहले ही समझ लिया कि अगर एक आकृति है तो नो सरफेस कॉमन है। अब नो सरफेस कॉमन में भी स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, तो आपने कहा 5 और 2 कितना हो गया, 7, नॉन स्टैंडर्ड। तो अब 5 का विपरीत एक आकृति के साथ भी होगा तो कौन से 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा। 2 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1। 6 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। यहां पे कोई अकेली सतह किसी की विपरीत नहीं हो सकती। तो इसको आप पूरा एक बार मेरे शब्दों में समझ लीजिए। नो सरफेस कॉमन जो डाइस होता है इसको हम कहते हैं कोई सतह समान नहीं, ठीक है। इसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, यहां पर केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। इन अंकों के आधार पर हम इस पासे को 2 भागों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, दूसरे को कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं हो सकती, बल्कि वो तीनों ही सतह विपरीत होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर कई बार हमसे क्या होता है कि हम कई बार सवालों को गलत करते हैं, बहुत बेसिक सवालों को गलत करते हैं। कैसे? जैसे मान लो किसी परीक्षा में हमसे एक प्रश्न सामान्य सा पूछा गया, हमें एक पासा दे दिया गया और इस पासे में हमें लिख दिया गया 4, 3 और 5। फिर हमसे यहां से पूछा गया, 2 तरीके के ऑप्शन बनाए गए कि यहां पे हमें बताना था कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। अपोजिट हमें 4 का बताना था। 2 ऑप्शन के सेट में आपको दे रहा हूं, देखिए गलती हम लोग कहां करते हैं। यहां पे मैंने 4 ऑप्शन दिए, A B C D, देखते चलिए, फिर अभी पांचे में बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, थोड़े बेसिक क्लियर हो जाए। मैं बिल्कुल जीरो से इसलिए पढ़ा रहा हूं, किसने कभी कुछ भी ना पढ़ा हो तब भी उसको क्लियर हो जाए, ठीक है। A B C D यहां पर आप देख लिया, 4 हो गया, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा 1, दूसरा मैंने लिखा यहां पर 2, यहां पर मैंने लिखा 6 और यहां पर मैंने लिखा निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते, निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर जब हम आए तो यहां पे हम लोगों ने लिखा, ए ऑप्शन में हमने लिखा 1, यहां पे लिखा 2 और यहां पे लिखा 6
और नीचे लिखा 1 2 6। अगर हम पहले वाले सेट में जाएं तो आप कंफ्यूज कहां होते हैं। आप ये कहते हैं कि हमें 3 अंक तो दे दिए गए हैं, अब 3 अंक के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम निश्चित तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो इनका विपरीत बचे हुए 3 अंकों में से कोई एक होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। इसके बाद आप अपने तथाकथित ज्ञान के आधार पर इन तीनों में से किसी एक को टिक कर देते हैं। भाई करेंगे ही, क्योंकि 3 सतह बची है और 3 सतह में कोई ना एक विपरीत सतह होगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, इसका उत्तर हमेशा होगा निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वन सरफेस कॉमन है, वन सरफेस कॉमन में भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस का विपरीत कभी कोई अकेली सतह नहीं हो सकती, बल्कि विपरीत वह तीनों ही सतह होंगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर है? और जब हम बात करते हैं इस वाले ऑप्शन की, तो 1 2 और 6 तो नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें संभावना भी है और निश्चितता भी है, सर्टेनिटी भी है और पॉसिबिलिटी भी है। पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। और सर्टेनिटी क्या है? 1 2 6 में से कोई ना कोई जरूर होगा। तो हमेशा याद रखिए कि नो सरफेस कॉमन से सवाल आते हैं तो थोड़े से ट्रिकी सवाल आते हैं। हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम पासे के प्रसार पर अभी चलने वाले हैं, तो पासे के प्रसार पर नॉन स्टैंडर्ड डाइस की जो लैंग्वेज होती है वो काम करती है और उसका सवालों पर प्रभाव होता है, तो वहां पर आपको इसको देखना जरूरी होगा। तो मुझे लग रहा है अभी तक ये चीज सबको समझ में आ चुकी होगी, कमेंट करके एक बार बता दीजिए। तो यहां पर हम लोगों ने 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन तीनों की पहचान और तीनों के विपरीत को ज्ञात किया। अब कैसे सवाल बेसिक डाइस से बनते हैं एक बार उनको देखते हैं। तो परीक्षा में आए हुए सवालों को एक बार हल करते हैं, फिर पासे के प्रसार की तरफ चलते हैं। तो आपको